नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूर्ति से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, बीपीएससी मॉडल पेपर हिंदी और आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि निम्न में से सिंधी भाषा का संबंध किस भाषा से है। तो इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। विकल्प हम नहीं पढ़ेंगे और तेज़ी के साथ प्रश्नोत्तरी का जवाब आप लोग दीजिए और तेज़ी के साथ प्रश्नोत्तरी करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी ब्रांचड इज राइट आंसर। अब बिल्कुल सही जवाब। बात करें सिंधी भाषा का संबंध, तो सिंधी भाषा का संबंध है ब्रांचड उपभ्रंश से। ये ध्यान में रख लीजिएगा, सिंधी ब्रांचड है, ब्रांचड सिंधी है। तो ऐसे क्लू बना करके इसको अपने दिमाग में छाप लेना है। प्रश्न संख्या 2 है कि तोता डाली पर बैठा है, वाक्य में कौन सा कारक है। आपको जवाब देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी अधिकरण इज राइट आंसर, है ना। अधिकरण कारक है। बात करें अधिकरण कारक की, तो अधिकरण कारक का मतलब होता है कि क्रिया का जो आधार होता है, यानी क्रिया जहाँ पर होती है उसको अधिकरण कारक कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। उसका चिन्ह होता है मे, पे, पर, है ना। तो देखिए, बैठना क्रिया कहाँ पर हो रही है, डाली पर हो रही है। तो डाली पर, इस कारण से यहाँ पर है, डाली पर है, तो अधिकरण कारक है। ध्यान में रख लीजिएगा कि तोता डाली पर बैठा, तोता कहाँ बैठा है, डाली पर बैठा है, तो इस कारण से इस वाक्य में अधिकरण कारक है। ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न कहते हैं निम्न में सममात्रिक छंद है। अब इनमें कौन सा सममात्रिक छंद है, आपको जवाब देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी चौपाई इज राइट आंसर। अब बिल्कुल सही जवाब। बात करें चौपाई की, तो चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो 16-16 मात्रा हो गई, इस कारण से इसको सममात्रिक छंद कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। बात करें बरवे में 12-12 और 7-7, है ना, पर मात्रा होती है। दोहा में 13 और 11-11 पर मात्राएँ होती हैं। कुंडलिया दोहा और उला का मिश्रित रूप होता है। तो बिल्कुल आपका जो जवाब था विकल्प बी चौपाई इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, वात्सल्य नामक स्वतंत्र रस का वर्णन किसने किया है। आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विश्वनाथ इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, है ना। देखिए, वात्सल नामक रस को स्वतंत्र रस किसने माना, तो वात्सल नामक रस को स्वतंत्र रस पूरा विश्व ने माना है। तो वात्सल नामक रस को स्वतंत्र रस किसने माना, पूरे विश्व ने माना। तो विश्व फार विश्वनाथ को ध्यान में रख लीजिएगा और इसको ऐसे ही अपने दिमाग में छाप लीजिएगा। प्रश्न संख्या 5, निम्न में काव्य शास्त्रियों का सही कालक्रम है। अब आपको जवाब देना है। थोड़ा सा देखिएगा, विचार कीजिएगा, इसके बाद जवाब दीजिएगा। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आया। सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए भरत, भामा, दंडी और वामन, यही क्रम है। बात करें भरत की, तो भरत का 2री सदी में, भामा का 6ठी सदी में, दंडी का 7वीं में और वामन का 8वीं में। तो 2, 6, 7, 8, यानी कि विकल्प ए भरत, भामा, दंडी, वामन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्न सिद्धांत एवं उनके आचार को सही क्रम में आपको मिलाना है। सूची 1 में सिद्धांत है, सूची 2 में आचार है और नीचे एक कूट आपको दिया है। तो इस कूट के आधार पर आपको जवाब देना होगा। थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद इसका जवाब दीजिए। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए में बात करें रस सिद्धांत, तो भरत मुनि का रस सिद्धांत है। अलंकार मामा करते थे तो भामा का हो गया। रीति वामन की है तो वामन का हो गया। और रस ध्वनि सिद्धांत जो है आनंद बढ़ाता है, तो ध्वनि आनंद वर्धन, है ना, ध्वनि से आनंद वर्धन होता है। यानी कि 4, 2, 1, 3, विकल्प ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 7 है कि निम्न में से नवरस नामक ग्रंथ के लेखक हैं। अब नवरस नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, आपको जवाब देना है। कई बार आप इसको पढ़े हैं और आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। बाबू गुलाब राय इज राइट आंसर, है ना। देखिए, गुलाब में रस भी होता है, तो नवरस किस में होता है, बोले सर गुलाब में। गुलाब में नवरस होता है और गुलाब का रस, गुलाब का जो जल बहुत से लोग छिड़कते भी हैं। ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 8 है कि जब आप पिता के वचन पाल सकते हैं तब माँ की आज्ञा भरत टाल सकते हैं। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आपको जवाब देना है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि वक्रोक्ति,
है ना, कि जब आप पिता के वचन पाल सकते हैं तब माँ की आज्ञा भरत कैसे टाल सकते हैं, वक्रोक्ति है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। टेढ़े कथन द्वारा यहाँ पर कहा गया है, अर्थात भरत उसको टाल नहीं सकते हैं लेकिन टालेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या ना, विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन हैं, आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी जाक तरीका इज राइट आंसर, जाक दरिंदा, है ना। देखिए विखंडन कौन कर देता है, जो दरिंदे टाइप के लोग होते हैं ना, वो विखंडन कर देते हैं, काट काट के अलग कर देते हैं। तो ऐसे क्लू बनाना है कि जो दरिंदे लोग हैं वही विखंडनवाद करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10, निम्न को सही क्रम में मिलाना है। सूची 1 में आप देख रहे हैं कि कुछ ग्रंथ है और सूची 2 में उसके रचनाकार हैं, और नीचे आपको एक कूट भी दिखाई दे रहा है। तो इसी कूट के आधार पर आपको उसका जवाब देना है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी 1 का 3, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का है, बिल्कुल सही। हिंदी साहित्य धीरे धीरे पढ़ी जाती है, धीरेन्द्र वर्मा का है। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नगर नगर में प्रचार होता है। हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास का नगर नगर में प्रचार होता है इन्हीं के नागरिक प्रचार द्वारा। और हिंदी काव्य धारा राहुल से है, हिंदी काव्य की धारा राहुल बहाते हैं। तो ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा, राहुल फॉर राहुल संकृतायन को। तो 4, 3, 2, 1 यानी कि विकल्प सी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न संख्या 11, सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है, यह कथन किसका है, आपको जवाब देना है। विकल्प आपके सामने है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सामाजिक जीवन की पुष्टि के लिए, सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है, और करुणा का प्रसार आवश्यक है तो रामचंद्र शुक्ल हैं, है ना। बिल्कुल, सामाजिक जीवन के लिए राम आवश्यक हैं और करुणा के पुष्टि के लिए राम आवश्यक हैं। तो राम फॉर रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रखिएगा और स्टार लगाकर इन्हें अपने दिमाग में छाप लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12, गोरक्ष विजय किसकी कृति है, आपको जवाब देना है। प्रश्न आपके सामने, विकल्प आप देख पा रहे होंगे, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि गोरक्ष विजय विकल्प बी विद्यापति की रचना है ना। गोरक्ष पर विजय कौन प्राप्त करेगा, जिसके अंदर विद्या होगी, यानी कि विद्या का जो पति होगा वही गोरक्ष करेगा। गोरक्ष इधर में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13, कन्या का तपोवन नाटक किसका है, जवाब आपको देना है। विकल्प आपको दिख रहे होंगे, तो इसके हिसाब से आपको जवाब देना है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कन्या का तपोवन राम नरेश त्रिपाठी, विकल्प डी इज राइट आंसर, है ना। कन्या का तपोवन नाटक राम नरेश त्रिपाठी, कन्या का तपोवन राम नरेश त्रिपाठी, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो ऐसे कुछ क्लू आपको बनाना है। कन्या का तपोवन, तपोवन से कन्या गायब हो गई थी ना सीता जी, तो बस राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14 कि डॉक्टर रांगे राघव ने हिंदी का प्रथम एकांकी किससे माना है, आपको जवाब देना है। विकल्प आपके सामने है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि रांगे राघव के लिए आपने देखा होगा कारवां चल जाता है, कारवां। तो कारवां को रांगे राघव ने हिंदी का प्रथम एकांकी माना है, ये ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। राघव जी के लिए जब राम आएंगे, राघव आएंगे, तो एक कारवां बन जाता है, ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 15 कि शमशेर का काव्य लोक कृति किसकी है, अब आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न है, विकल्प आपके सामने है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि शमशेर का काव्यलोक जो होता है ना जगदीश को, शमशेर का काव्यलोक जगदीश को है ना। शमशेर का काव्यलोक और जगदीश को मतलब डॉक्टर जगदीश कुमार को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16 संत कबीर का संस्करण किसने किया, जवाब आपको देना है। विकल्प आपके सामने दिख रहे हैं, और ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि संत कबीर राम कुमार वर्मा, संत कबीर राम कुमार वर्मा ने इस शीर्षक से इसका संस्करण किया है, तो ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 17 कि आगे के कवि रिझिए तो कविताई ना तो राधिका कन्हाई सिमरन को बहानो है, पंक्ति किसकी है, ये प्यारी सी पंक्ति मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, जवाब देना है किसकी पंक्ति है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर अब विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी भिखारी दास इज राइट आंसर, और भिखारी दास जी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य निर्णय। तो भिखारी दास से काव्य निर्णय से ये पंक्ति ली गई है कि आगे के कवि रिझी हैं तो कविताई है, ना तो राधिका कन्हाई सिमरन को बहाना है। तो देखिए क्या होता है ना, एक क्लू यहाँ पे बना लीजिएगा। जैसे भिखारी जब कोई ना एक भीख मांगता है, ए भैया राम के नाम पे दे दो, भैया 2 रुपये दे दो, भैया दूध के लिए दे दो। अगर कोई रिझ दिया
रीच करके दे दिया 10-20 रुपये, तब तो भैया ठीक है ना, कविता है। और नहीं किसी ने दिया तो क्या होता है, राधिका कनाई सुमरन को बहाना है। तो ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा, कोई आगे के रीझ गया तो भिखारी है, भीख दीजिए, और नहीं तो राधिका सुमरन का बहाना है। तो ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा, भिखारी को जोड़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न 18 है कि विराग उत्पन्न होने पर घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए। आपको जवाब देना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। निम्बार्का 4 संप्रदाय में इज राइट है, यानी कि निम्बार्क संप्रदाय यहाँ पे होना था, तो निम्बार्का 4 छप गया है गलती से, है ना। तो विराग उत्पन्न होने पर घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए, निम्बार्क संप्रदाय में। ये भी देख लीजिएगा ना, जब किसी व्यक्ति के अंदर विराग उत्पन्न हो जाता है तो निम्ब खा लेता है, जहर खा लेता है, कोई कड़वी चीज़ खाता है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा कि जब घनानंद को आप लोग जान ही रहे हैं, है ना, सुजान नामक प्रेमिका से इनका बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया था। तो जब विराग उत्पन्न हुआ तो इन्होंने निम्ब खा लिया। बस ध्यान में रख लीजिएगा कि जब इन्होंने विराग उत्पन्न हुआ तो निम्ब खाया, निम्ब खाया मैंने निम्बार संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। ये ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 19 है कि रमणीय प्रतिपादक शब्द है काव्य मुक्ति किसकी है। अब आपको जवाब देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि रमणीय तो जगन्नाथ है। जब आप जगन्नाथ में घूमने जाएंगे ना तो आपको बहुत रमणीय दृश्य मिलेगा। तो ऐसे क्लू बनाना है, रमणीय जगन्नाथ। वाक्यम विश्वम, वाक्यम सतम काव्यम विश्वम है। मम तद, मम नहीं तद, मम मम्मट का तद 200 शब्दार्थ हो। तो कुछ क्लू मैंने आपको बहुत पहले से बताया है, उस क्लू को दिमाग में रखे रहिएगा। अब परीक्षा में अगर आपको कहीं दिख जाए तो उस क्लू की सहायता से आप उस प्रश्न को बना सकते हो, है ना। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 20 यथार्थवाद और आदर्शवाद नामक लेख किसका है। अब आपको जवाब देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों शंकर में है। यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों शंकर में है। तो शंकर में है, वहीं से शंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई रचना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 21 है कि हिंदी साहित्य की पीठिका किसने लिखी। ये जवाब दीजिए। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आया और कई बार मैंने इसकी चर्चा भी की है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। डॉक्टर अजमली पांडे इज राइट आंसर, है ना। देखिए, जो व्यक्ति बली होगा उसकी पीठ मजबूत होगी। पीठिका को मैं हमेशा कहता हूँ पीठ मान लो, है ना। और पीठिका का हालांकि अर्थ होता है भूमिका, है ना। तो पीठ बली होती है और पीठ बली होती है तो राजबली को ध्यान में रखिएगा। कभी कभी राम बली भी दे देता है, श्याम बली भी दे देता है, तो ये ध्यान में रखना है कि राजबली पांडे। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 22 है कि आदिकाल के नामकरण करने वाले विद्वानों को सम्मिलित करना है। तो एक तरफ नाम और दूसरी तरफ उसके नामकरण करता है। नीचे आपको एक कोट दिखाई दे रहा है, उस कोट के हिसाब से आपको जवाब भी देना होगा। और धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी ए का 4, है ना। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ए का 4 मतलब यहाँ पे 3 होना था, सी में आप आएंगे। ए का 3, 4 काल गियरसन का है, 4 गियरसन। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु का है, ये देखिए, है ना। आदिकाल हजारिका सिद्ध सामंत राहुल का है। यानी कि जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था, अब बिल्कुल सही जवाब बेहसूद तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई की बात है। 4 गियरसन में हमेशा बताता हूँ 4 गियरसन, है ना। और 4 से सन भी थे, सन फार गियरसन को जोड़ लेना है। प्रारंभ कौन करते हैं, तो मिश्र बंधु। कोई काम होता है तो मिश्र लोग तैयार करते हैं। आदि 1 2 3 4 5 6 की गिनती करते हैं तो आदि हजार गिनती करते हैं, आदि हजारिका। सिद्ध सामंत राहुल है, ये ध्यान में रखना है। और बिल्कुल विकल्प सी को 3 4 1 2 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न का 23 है कि महापुराण किसकी कृति है। आपको जवाब देना है। प्रश्न आपके सामने, विकल्प आप देख पा रहे हैं, अच्छे से दिख रहा है कि महापुराण किसकी कृति है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी पुष्पदंत इज राइट आंसर, है ना। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, अगर आपको कहीं पे महापुराण मिल जाए तो महापुराण पर आप क्या करें, पुष्प चढ़ा दीजिए। तो महापुराण पर पुष्प चढ़ाना है, यानी कि पुष्पदंत को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 24 है कि झंडे की इज्जत किसकी कृति है। जवाब आपको देना है। विकल्प आपके सामने है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। विकल्प सी को लॉक किया जाए। सुभद्रा कुमारी चौहान इज राइट आंसर, है ना। देखिए, झंडे की इज्जत करना बहुत शुभ होता है, झंडे की इज्जत बहुत शुभ होता है। तो शुभ फार सुभद्रा कुमारी चौहान को आपको ध्यान में रखना है और विकल्प सी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लेना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 25 है कि निम्न में से कौन सा लेखक सानेट के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको जवाब देना है कि सानेट, जिसे आप कहते हैं कि शोकगीत, ठीक है ना। इंग्लिश में अगर देखा जाए
तो 14 पंक्ति की जो शोकगीत होती है उसी को सानेट कहते हैं। तो हिंदी में सानेट के लिए कौन प्रसिद्ध है, आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 25 का। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सानेट वही लिखता है। सानेट में देखिए ना 3 वर्ण हैं, 3 वर्ण और 3 लोचन जिसको होगा वही सानेट करेगा। तो 3 लोचन जिसके पास होगा वो सानेट लिखता है। 3 लोचन माने त्रिलोचन शास्त्री को ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। हिंदी में सानेट के लिए प्रसिद्ध कौन है, त्रिलोचन, जिसके 3 नेत्र हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 26 है कि दिनकर जी की रचनाओं को कालक्रम के अनुसार सम्मिलित करना है। सूची 1 में रचना, सूची 2 में उसका समय है। नीचे आपको एक कोड दिखाई दे रहा है, उसी के हिसाब से आपको जवाब देना है। तो अब धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प है ना, डी को लॉक किया जाए। रेणुका की बात करते हैं तो दूसरे पे रेणुका 3-5 करती है, कामायनी 3-5 करती है, आपको बताया गया था। और मधुशाला 3-5, जब कोई 3-5 करता तो लोग उसको साला आज कह देते हैं ना। तो 3-5 माने 1935। हुंकार जब भी लोग करते हैं तो तीनों से करते हैं, तन मन धन से, है ना, तभी व्यक्ति सफल होता है। तो हुंकार आपको ऐसे करना है, तन मन धन तीनों से, 3 और 9, है ना। रसवंती 40 की है और द्वंद्व गीत भी 40 की है। तो बिल्कुल चाहे आप सी को 1 में लगा दें और चाहे सी को 4 में लगाएं और डी को 1 में लगाएं, बात वही है, दोनों 40 में है। तो फिलहाल 2, 3, 1, 4 यानी कि विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 27 है कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है कथन किसका है, आपको जवाब देना है। विकल्प आपके सामने दिख रहा है। तो धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी डॉक्टर नागेंद्र इज राइट आंसर, है ना। शैलीगत चीज़ें जो होती हैं उसका विद्रोह कौन करता है, शैलीगत चीज़ों का विद्रोह डॉक्टर करते हैं। तो ध्यान में रख लीजिएगा डॉक्टर को, ठीक है ना। तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जिसका विरोध डॉक्टर को करते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 28 है कि निम्न में से असंगत विकल्प कौन सा है। अब आपको जवाब देना है कि इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है। ध्यान से पढ़कर जवाब आपको देना है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सिर्फ विकल्प डी को लॉक किया जाए। एक कंठ बिस्पाई रघुवीर सहाय की नहीं बल्कि दुष्यंत कुमार की है, ये ध्यान में रखना था, यही असंगत है। अंधायुग धर्मवीर भारती का बिल्कुल सही है। अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल की है, ये भी सही है। और उत्तर प्रदेशी आगे की रचना है, ये भी सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 29 बुधवा की बेटी उपन्यास किसका है। अब आपको जवाब देना है, प्यारा सा प्रश्न है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। पांडे बेचन शर्मा उग्र इज राइट आंसर, है ना। देखिए बुधवा की बेटी देख करके पांडे उग्र हो जाते हैं, है ना, क्योंकि शराबी है, इनकी रचना शराबी है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। शराबी को देख करके भी व्यक्ति उग्र हो जाते हैं, बुधवा की बेटी देख करके व्यक्ति उग्र हो जाते हैं। तो उग्र फार पांडे बेचन शर्मा उग्र को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 30 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है कि गंधर्व सेन उपन्यास किसका है, आपको जवाब देना है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प डी को लॉक किया जाए। शरद पगारे इज राइट आंसर, है ना। गंधर्व से क्या होता है, शरद पगारे मांगते हैं। गंधर्व से पगार कौन मांगता है, बोले शरद मांगते हैं। तो गंधर्व सेन शरद पगारे जी की रचना है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 31 है कि लहरों की छाती पर उपन्यास किसका है। एक उपन्यास है लहरों की छाती पर किसका है, ये आपको जवाब देना है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे विकल्प सी को लॉक किया जाए। लहरों की छाती पर बलभद्र ठाकुर, है ना। लहरों की छाती पर बलभर, ध्यान में रखिएगा। लहरों की छाती पर बलभर, बलभर माने बलभद्र को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 32 है कि निम्न में से किस उपन्यास में गाजीपुर के गांगुली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर प्रश्न संख्या 32 का जो जवाब होगा विकल्प बी आधा गांव इज राइट आंसर, है ना। तो ये ध्यान में आपको रखना है ना। तो गाजीपुर के गंगुली गांव में सैयद मुसलमान कितना है, बोले आधे गांव में है। सैयद मुसलमान की कथा आधे गांव, ध्यान में रख लीजिएगा। आधा गांव राय बसु रजा द्वारा लिखा गया उपन्यास, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 33 है ग्रामम नमाम किस विधा की रचना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आया, ग्रामम नमाम किस विधा की रचना है। आपका जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी उपन्यास है ना। ग्रामम नमाम किस विधा की रचना है, तो उपन्यास है। किसकी है, विवेकी राय की है। तो जो भी व्यक्ति विवेकी टाइप के होंगे ना वो ग्राम को नमाम करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 34 1 इंच मुस्कान उपन्यास के पात्र हैं। आपको जवाब देना है, प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए, है ना। अमर, रंजना और अमला, ये जो हैं तीनों क्या करते हैं, 1 इंच मुस्कान उपन्यास के पात्र हैं।
ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 35 है कि पंचवटी उपन्यास किसका है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि पंचवटी उपन्यास किसका है। ए मधुसूदन गुप्त का, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, सी प्रणव ठाकुर बंदोपाध्याय का, या डी रामनरेश त्रिपाठी का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब यहाँ पे आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, प्रणव ठाकुर बंदोपाध्याय है ना, इनका है। देखिए मित्रों, बात करें पंचवटी, तो पंचवटी काव्य मधुसूदन गुप्त का है, पंचवटी प्रसंग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, और पंचवटी उपन्यास प्रणव ठाकुर बंदोपाध्याय का है। ध्यान में रख लीजिएगा। तो यहाँ पर पंचवटी शीर्षक से मिलती जुलती 3 रचनाएं हैं, है ना। एक पंचवटी काव्य मधुसूदन गुप्त का, दूसरा पंचवटी प्रसंग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, और तीसरा पंचवटी उपन्यास प्रणव ठाकुर बंदोपाध्याय का भी है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 36 है कि रूपक रहस्य किसकी आलोचनात्मक कृति है। आपको जवाब देना है, और प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी बड़े तेज़ी के साथ आ गया कि सर विकल्प बिल्कुल लॉक किया जाए। श्याम सुंदर दास इज राइट आंसर, है ना। देखिए, रूपक का रहस्य, रूप का जो रहस्य होता है ना, वो सुंदर लगता है। सुंदर फार श्याम सुंदर दास को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 37 है कि हिंदी साहित्य के 80 वर्ष किसकी कृति है। जवाब आपको देना है, विकल्प आपके सामने दिख रहा है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिव को दान कर दो। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिव को दान कर दो। तो शिव के दान का मतलब शिवदान सिंह चौहान को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 38 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। प्यारा सा प्रश्न है, नीचे कोट भी दिखाई दे रहा है। अब आप सबका जवाब आना चाहिए, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। 1 का 3, हवा की बेटी हवा दिव्या, हवा दिव्या, एक क्लू बनाइएगा, हवा की बेटी दिव्या। और वैसे भी कह सकते हैं ना कि हवा की जो बेटी होती है वो दिव्य होती है। तो दिव्या जैन। औरत के लिए औरत क्या है, एक नासिर है, नासुरा है। इधर में रखिएगा। आपने देखा होगा ना कि जितनी भी औरतें प्रताड़ित की जाती हैं, परेशान की जाती हैं, उनको परेशान करने वाला, प्रताड़ित करने वाला एक औरत ही होती है, ठीक है ना। स्त्री का संघर्ष राधा से पूछो, बनोगे राधा तो ये जानोगे, है ना। इधर में आप रख लीजिएगा। और खाटी घरोली औरतों को देख करके ममता उमड़ जाती है। कभी कभी देखे होंगे ना, कुछ ऐसी औरतें हैं जो कि बिल्कुल घरेलू हैं, खाटी घरेलू हैं। तो खाटी घरेलू को देख करके ऐसी औरतों को ममता उमड़ जाती है। तो 3, 4, 1, 2 यानी कि विकल्प सी इज राइट आंसर। और मित्रों, किसी भी उद्देश्य, किसी भी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक गतिविधि से कुछ लेन देन है। बस आपके दिमाग में हमेशा के लिए कैसे बैठ जाए, एकमात्र यही प्रयास है, और आप सबको बहुत पसंद आ रहा है, इसके लिए सब संभव हो पा रहा है। अब संख्या 39 है कि नारी देह विमर्श किसकी कृति है। आपको जवाब देना है। संख्या 39 आपके स्क्रीन पर है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, सुधीर पचौरी इज राइट आंसर, है ना। देखिए, जो नारी देह विमर्श है ना, वो सुधीर पचौरी, पचौरी पचने वाला नहीं होता है, पचौरी नहीं होता है, कि नारी देह विमर्श पचौरी नहीं होता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 40 है कि अन्या से अनन्या तक आत्मकथा किसकी है। जवाब आपको देना था, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, प्रभा खेतान इज राइट आंसर, है ना। अन्य से अनन्या तक की चीज़ें कहाँ, खेत में मिलती हैं। तो अन्य से अनन्या खेतों में मिलती है, खेत फार प्रभा खेतान को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 41 है कि तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है। अब आपको जवाब देना था, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, हनुमान बाहु इज राइट आंसर, है ना। जब तुलसीदास जी को अपनी बाह में, भुजा में पीड़ा होने लगी, तो उस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने हनुमान बाहु की रचना की है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 42 है कि उपन्यास और उपन्यासकारों को मिलाना है। सूची 1 सूची 2। सूची 1 में आप देख रहे हैं कि उपन्यास, सूची 2 में उपन्यासकार हैं, और नीचे आपको एक कूट भी दिखाई दे रहा है। तो इस कूट के हिसाब से आपको जवाब भी देना होगा, है ना, बिल्कुल। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि दिव्या की बात करते हैं तो दिव्या यशपाल जी का नाटक है, तमस भीष्म साहनी का है, मैला आंचल रेणु का है, बलसनमा नागार्जुन का है। तो आप सबसे पहले देखेंगे 4, फिर देखेंगे 4 के बाद 1, है ना, 4 के बाद 1, इधर में रखिएगा 1, और फिर देखेंगे 2, और फिर देखेंगे 3, है ना। तो 4, 1, 2,
3, ये ध्यान में रखना था, है ना। ये गलती से मुझे लग रहा है कूट कहीं से गलत हो गया था, तो फिलहाल आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। दिव्या यशपाल का उपन्यास है, तमस भीष्म साहनी का है, महिला आचार्य रेणु का है और बलसनमा नागार्जुन जी का है। तो 4, 1, 2, 3 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 43 है, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। अब आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर पवन का जो विकल्प सी होगा पोधन अन बराबर पवन, वो के स्थान पर अ हो जाता है अयादि संधि द्वारा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 44 है कि निम्न में से किस विकल्प में द्वंद्व समास है। जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। बात करें विकल्प डी की तो आज और कल, यानी कि आज या कल, इसमें और है या है, इस कारण से द्वंद्व समास है ना। दिन दिन रात रात, तो दिन दिन मैंने दिन प्रतिदिन अव्ययी भाव, रातों रात अव्ययी भाव है, वीर पुरुष क्रमधारय है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 45 है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपको जवाब देना है कौन सी वर्तनी शुद्ध इसमें है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। ज्योत्सना आधा जा है, आधा ता है, आधा सा है और फिर ना पर मात्रा है, ये शुद्ध होगा, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 46 है कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। अब सिद्धों की साधना में पूरक शब्द क्या था, तो पूरक शब्द जो है सिद्धों के लिए ज्ञान था। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। ज्ञान फार विकल्प डी को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 47 है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है, आपको जवाब देना है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। फिर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी करते हैं कपास का करपास होता है, ये ध्यान में रखिएगा, करपास होता है। करपट तो कपड़ा का है, ये ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। ओझा उपाध्याय, केला कदली और पसीना का प्रसन्न होता है, ध्यान में रखिएगा। विकल्प बी को हमेशा के लिए लॉक कर लीजिए। प्रश्न संख्या 48 है कि सतसई काव्य परंपरा को बढ़ाने वाले कवि इनमें से कौन हैं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। वियोगी हरि इज राइट आंसर, है ना। ये ध्यान में आप रखना है कि इन चारों में से वियोगी हरि जो हैं सतसई को बढ़ाने का काम किए हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 49 है कि गोधूम का तद्भव शब्द रूप होगा, क्या होगा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। गोधूम का मतलब होता है गेहूँ। विकल्प बी गेहूँ इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 50 है कि निम्न में से शिव का पर्यायवाची, निम्न में से शिव का अर्थ नहीं है, यानी कि पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें, ये आपको जवाब देना था। प्यारा सा प्रश्न है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प सी को लॉक किया जाए। चक्रपाणी जो है ये शिव का पर्यायवाची शब्द नहीं है या शिव का अर्थ नहीं है, बाकी महादेव, पशुपति और शंकर शिव जी के पर्यायवाची शब्द है। चक्रपाणी यानी कि चक्र है पहाड़ में जिसके वह विष्णु जी के लिए है, ध्यान में रखना था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 51 है कि निम्न को सही क्रम में मिलान करें, सूची 1 सूची 2। तो सूची 1 में आप देख रहे हैं कवि और सूची 2 में रचना, तो उसी को मिलाना है। बात करें तो विकल्प ए में आप देखेंगे कि कालिदास मालविका मित्रम, बी में भवभूति मालती माधवम, दंडी दस कुमार चरितम दूसरा, श्रीहर्ष नैषधि चरितम। तो 4, 1, 2, 3 इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने 4, 1, 2, 3 विकल्प का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। बेसुध तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 52 है कि निराला की साहित्य साधना के कितने भाग हैं, आपको जवाब देना था और ढेर सारे भाई बहनों जवाब दे दिए। विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी 3 भाग इज राइट आंसर, है ना। जो निराला की साहित्य साधना है उसके कुल 3 भाग हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए अब आगे 3 भाग में पहला 1969 है, दूसरा 72, तीसरा 76 है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 53 है कि माँ के सुच उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो प्रश्न संख्या 53 का जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी प्रतीप अलंकार इज राइट आंसर, मतलब उल्टा अलंकार। ठीक है, अब माँ जैसा कोई संत नहीं है, तो संत की तुलना माँ से की गई है, माँ को संत से श्रेष्ठ बताया गया है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए
प्रश्न का 54 है कि निम्न में से भाषा की प्रवृत्ति कौन सी है। तो भाषा की प्रवृत्ति कौन एक सही है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जटिलता से सरलता की ओर इज राइट आंसर। विकल्प बी को आप लोग सही कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न के 55 है कि उसने कहा था कि हार जाऊंगा किस तरह का वाक्य है। उसने कहा था कि हार जाऊंगा, ये किस तरह का वाक्य है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया अक्सर विकल्प सी को लाख किया जाए। विकल्प सी मिश्र वाक्य इज राइट आंसर, है ना। बात करें मित्रों मिश्र वाक्य की, तो मिश्र वाक्य का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक वाक्य ऐसे एक वाक्य में फेंट दिए जाएं कि दोनों को अलग करना बहुत कठिन हो जाए, तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिसमें एक मुख्य वाक्य होता है और शेष जो वाक्य होते हैं वो आश्रित वाक्य होते हैं। और इसका चिन्ह है कि है ना, ज्यों त्यों, जब तब, जैसे तैसे, जिसका जिसके, यदि तो, है ना। तो ये ध्यान में रखिए, कहीं दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि मिश्र वाक्य है। विकल्प सी मिश्र वाक्य इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न का 56 है कि एको रस है करोड़ ये किस कवि की उक्ति है। आपको जवाब देना था और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लाभ किया जाए। विकल्प सी भावभूति इज राइट आंसर। एक रस करोड़ की अनुभूति होती है और इसी अनुभूति को भावभूति कर लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या 55 है, 55 क्या यहाँ पे 57 होना चाहिए। प्रश्न क्या 57 है, कुतुबन के गुरु कौन थे। जवाब आपको देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प सी को लाख किया जाए। विकल्प सी शेख बुरहान इज राइट आंसर, है ना। कुतुबन के गुरु शेख बुरहान थे, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न के 58 है कि निर्गुण काव्य धारा को संत काव्य किसने कहा। अब आपको जवाब देना संत काव्य किसने कहा। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो थोड़ा सा सोच समझकर आपका जवाब आना चाहिए। और निर्गुण को संत काव्य कहने वाले जो विकल्प है सी हैं, राम कुमार वर्मा है, गणपत चंद्र गुप्त है और परशुराम चतुर्वेदी है। तो यहाँ पे सी में केवल एक नाम मिल रहा है, राम कुमार वर्मा। इनके अलावा गणपत चंद्र गुप्त और परशुराम चतुर्वेदी भी हैं जिन्होंने निर्गुण काव्यधारा को संत काव्यधारा कहा है। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या 59 है कि इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। आपको जवाब देना है कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प बी को लाख किया जाए। विकल्प बी में देख रहे हैं का, और का ध्वनि की बात करते हैं तो का ध्वनि कंठ से उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए। प्रश्न का 60 है कि वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था। अब ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प ए को लाख किया जाए। नागार्जुन इज राइट आंसर, है ना। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न का 61 है कि हिंदी कहानी पत्रिका के संपादक कौन थे। अब हिंदी कहानी पत्रिका के संपादक कौन थे। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लाख किया जाए। विकल्प डी भैरव प्रसाद गुप्त इज राइट आंसर, है ना। हिंदी नई कहानी पत्रिका लेकर कौन बोले, भैरव गुप्त हो गया। तो हिंदी नई कहानी पत्रिका लेकर के गुप्त हो गया, तो गुप्त को भैरव गुप्त से ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या 62 है, पदात्मक भावभूमि पर श्याम स्वप्न नामक उपन्यास की रचना किसने की। अब पदात्मक भावभूमि पर श्याम स्वप्न नामक उपन्यास की रचना किसी और ने नहीं की थी, बल्कि अगर देखा जाए तो विकल्प बी ठाकुर जगमोहन सिंह ने की थी, ये ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न का 63 है कि मनबोध मास्टर की डायरी किसने लिखा। अब आपको जवाब देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, विकल्प सी को लाख किया जाए। विकल्प सी विवेकी राय ने, है ना। देखिए मनबोध मास्टर की डायरी कौन लिख सकता है, जिसके अंदर विवेक होगा। विवेक भार विवेकी व्यक्ति ने लिखा। ठीक है, चलिए। प्रश्न का 64 है कि महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लाख किया जाए। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी इज राइट आंसर, है ना। अब महाकवि सूरदास को महाकवि सूरदास कह दिया जाए तो दुलार में कहा जाता है, तो दुलार फार नंद दुलारे वाजपेयी को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न का 65 है कि निम्न में से किस विकल्प में सभी रस सामग्री है। आपको जवाब देना है प्रश्न क्या 65 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लाख किया जाए। विभाव, अनुभाव, अस्थायी भाव और संचारी भाव, है ना। विकल्प बी में सभी जो है रस सामग्री है, ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न का 66 है कि या लकुटी अर्का मरिया पर राज
तिहो पुर को तजडारो पंक्ति में कौन सा छंद है? आपको जवाब देना है। एक प्यारा सा प्रश्न है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी सवैया इज राइट आंसर। बात करें सवैया की तो सवैया एक है ना वर्णिक छंद है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं, ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न का 67 है कि वर्णिक छंदों में कितने गण होते हैं, है ना? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि जो वर्णिक छंद हैं उनमें कुल 8 गण होते हैं और एक गण में 3-3 वर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न का 67 है ग्वालियर में कौन सी उपभाषा बोली जाती है? अब ग्वालियर के हिसाब से उपभाषा कौन सी बोली जाएगी? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए बुंदेली इज राइट आंसर, है ना? ग्वालियर बुंदेली। ठीक है, चलिए। प्रश्न का 69 किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी सुनीत कुमार चटर्जी इज राइट। सु माने अच्छी, नीति, नीति माने नियम धर्म जो करे उसे कहते हैं सुनीत। ठीक है, चलिए। प्रश्न का 70 कि रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक है? आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है। विकल्प आप देख सकते हैं और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। सहज बुद्धि और भाषा पर अधिकार, विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगर किसी को रिपोर्टर बनना है तो उसके पास सहज बुद्धि होनी चाहिए, भाषा पर उसका अधिकार होना चाहिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो विज्ञापन में नहीं आता है? ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए चित्र इज राइट आंसर, है ना? जब रेडियो से कोई विज्ञापन दिया जाता है, कोई जानकारी दी जाती है तो उसमें चित्र नहीं आता है। तो वाचन तो आएगा, संदेश आएगा, संगीत आएगा, लेकिन चित्र नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न के 72 है कि भारत की राजभाषा है? आपको जवाब देना। प्यारा सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि भाषा, भारत की भाषा यानी कि राजभाषा है। विकल्प सी हिंदी और अंग्रेजी इज राइट आंसर, है ना? ये तो विडंबना है कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा माना नहीं गया और हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा पूरा मिला नहीं। ठीक है, तो हिंदी और अंग्रेजी राजभाषा का मतलब है सरकारी कामकाज यानी कार्यालय की भाषा को राजभाषा कहते हैं। ठीक है, चलिए। आगे प्रश्न क्या 73 है कि टिप्पण लेखन से क्या तात्पर्य है? अब टिप्पण लेखन से क्या तात्पर्य है आपको जवाब देना था और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना? किसी विषय पर उच्च अधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी को टिप्पण कहते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न का 74 है किस वाक्य में विधेय विशेषण है? ए सुशीला बढ़िया काम करती है, बी पके फल का ही प्रयोग करें, सी सभी को नीली छतरी चाहिए और डी मेहुल का घर आलीशान है। तो इसमें कह रहे हैं कौन सा एक विधेय विशेषण है? आपको जवाब देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी मेहुल का घर आलीशान है इज राइट आंसर, है ना? बात करें विशेषण की तो एक उद्देश्य विशेषण होता है जो कि विशेष से पहले होता है और दूसरा विधेय विशेषण है। विधेय माने बी माने विधेय, बी माने बाद में जोड़ लीजिए, जो विशेषण के बाद विशेष के बाद लगता है। सुशीला बढ़िया काम करती है, देखिए बाद में लगा है ना? तो ये ध्यान में आपको रखना है। सुशीला बढ़िया काम करती है, बढ़िया तो बढ़िया काम, बढ़िया तो काम के पहले लग गया उद्देश्य विशेषण। पके फल ही खाना चाहिए, पके फल के पहले पके लग गया तो उद्देश्य है। सभी को नीली छतरी चाहिए, नीली छतरी चाहिए ये भी पहले लग गया उद्देश्य विशेषण है। लेकिन मेहुल का घर आलीशान है, यही विधेय है, विधेय विशेषण। विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न के 75 है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे आप बना लीजिए कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ये कर लीजिए, है ना? अब आपको जवाब देना है कि निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। दिन इज राइट आंसर, है ना? दिन पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, सुबह दोपहर और सांझ स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए। प्रश्न का 76 है कि निम्न में से एक वचन शब्द है। अब कौन सा एक वचन शब्द है आपको जवाब देना है। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी तेल इज राइट आंसर, है ना? और बात करें प्राण, दर्शन, आंसू, बाल, हस्ताक्षर, होठ, अछत्र, है ना? ये जो है बहुवचन शब्द होते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न के 77 है कि अन्नविच्छा
और इसको आप हलंत लगा कर लीजिए, अनविच्छा, हलंत लगा दीजिए अनुना पर। अनविच्छा का संधि विच्छेद रूप होगा अनधन विच्छा, अनधन विच्छा, अनुधन इच्छा और अन्वधन इच्छा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि अनुधन इच्छा, है ना। तो ऊ का क्या हो जाएगा, वाह हो जाता है, और ऊ का वाह मतलब यण संधि होगा, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या हटाता है, कुसुमाकर में कौन सा समास है, जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प डी को लाख किया जाए। कुसुम आकर, कुसुम माने फूलों का, आकर माने खजाना, खान जहाँ पर हो, तो आकार माने खजाना होता है। कुसुम का आकार माने खजाना है दो, अर्थात बसंत ऋतु को फूलों का खजाना कहा जाता है, ध्यान में रख लीजिएगा। इस कारण सच में बहुब्रीहि समास है। प्रश्न क्या 79 है कि अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प को लाख किया जाए। अन अंग बराबर अनंग, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है। अब आपको जवाब देना है। बात करें प्रत्यय की तो प्रत्यय दो होते हैं, दो प्रकार से। एक तो कृत होता है जो क्रिया में लगता है, और दूसरा तद्धित होता है जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में लगता है, यानी क्रिया को छोड़कर। अब यहाँ पर आपको लगाना था और ढेर सारे, तो तद्धित प्रत्यय कौन सा है, आपका जवाब आना चाहिए। थोड़ा सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लाख किया जाए, है ना। पढ़ना क्रिया है, गंतव्य जाना क्रिया है, हंसना क्रिया है, लेकिन कृपा में आलू प्रत्यय लगा कर पालू हो गया, जो कि कृपा आप देख सकते हैं कि एक संज्ञा शब्द है, ठीक है। चलिए विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न क्या कैसे कि शीला आई और अंधे को सहारा दिया। अब ये वाक्य है, कौन सा वाक्य है, तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लाख किया जाए। विकल्प बी संयुक्त वाक्य इज राइट आंसर। शीला आई और अंधे को सहारा दिया, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या 82 है कि आंखें चार होना मुहावरे का क्या अर्थ है। ये कहने कि प्रेम ना करना, बी प्रेम होना, और अब विकल्प आप देख लीजिए, विकल्प मुझे नहीं पढ़ना था, तो आप सबका जवाब भी आ गया कि प्रेम होना इज राइट आंसर, है ना। आंखें चार होना, दो आंख इधर से दो आंख इधर से जब मिलती हैं तो आंखें आंखें मिलकर के चार आंखें होती हैं, यानी कि प्रेम होना, ठीक है। चलिए प्रश्न का 83 का अंडे का शाहजादा मुहावरे का क्या अर्थ है, जवाब दीजिए। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लाख किया जाए। विकल्प डी अनुभवहीन व्यक्ति इज राइट आंसर, है ना। अब अंडे का शाहजादा का मतलब हो गया अनुभवहीन व्यक्ति, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न का 84 किस रचना में कुटनियों का वर्णन किया गया है। प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प डी को लाख किया जाए। रत्नावली इज राइट आंसर, है ना। देखिए कुटनियाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ रत्न मिलता है, ठीक है। चलिए प्रश्न के 85 कि भूषण को भूषण कवि की उपाधि किसने दी। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लाख किया जाए। सोलंकी राजा रुद्र ने किया, है ना। तो सोलंकी राजा रुद्रदेव ने भूषण को भूषण कवि की उपाधि दी थी, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न का 86 भूल गलती कविता किसकी है, आपको जवाब देना है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जो भूल गलती होती है ना, वो ऐसे वैसे नहीं होती है ना। तो भूल गलती कविता से मुक्ति मिल गई, भूल गलती कविता से मुक्ति मिलती है, मुक्ति फार मुक्तिबोध की रचना है, ठीक है। प्रश्न के 87 भविष्य कहा किसकी कृति है। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि भविष्य कहा यानी भविष्य के लिए धन पा के रखो, पाल के रखो, धन पाल की रचना है, ठीक है। चलिए प्रश्न के 88 है कि अंगारे ना बुझे कहानी संग्रह किसका है। तो अगर अंगारे ना बुझे तो रांगे राघव को याद करो, विकल्प सी। अंगारे ना बुझे तो रांगे राघव को याद करो, यानी कि रांगे राघव जी की रचना है, ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न के 89 श्रीकंठ सिंह एवं लाल बिहारी किस कहानी के पात्र हैं। श्रीकंठ एवं लाल बिहारी तो बड़े घर की बेटी कहानी के पात्र हैं, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या 90 है कि कनक छुरी सी कामनी काहे को कट छीन पंक्ति किसकी है। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प को लाख किया जाए। विकल्प शेख आलम इज राइट आंसर, है ना। अब कनक छुरी सी कामनी कौन चाहता है, बोले सर पूरा आलम चाहता है। कनक छुरी सी कामनी पूरा आलम चाहता है, आलम फार शेख आलम को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए
प्रश्न 91 कि रामनाथ त्रिपाठी के कविताओं का फुटकल संग्रह कौन सा है? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि रामनाथ त्रिपाठी की कविताओं का फुटकल संग्रह जो है विकल्प सी मानसी है ना। मानसी इज राइट आंसर। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना था और बिल्कुल आप इसको इसी तरह से कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न 92 कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन के सुधि ब्रज गावन की पावन जब लगी पंक्ति किसकी है? ये आपको ध्यान में देना था। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प को लाख किया जाए। जगन्नाथ दास रत्नाकर इज राइट आंसर। भेजे मन भावन को उद्धव के आवन के, तो जगन्नाथ पावन लगने लगते हैं। भेजे मन भावन को उद्धव के आने पर क्या होता है? जगन्नाथ पावन लगते हैं। ठीक है, ऐसे क्लू बना करके रख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न 93 कि कामायनी के सर्ग को सही क्रम में मिलान करना। सूची 1 में देख रहे हैं आप सर्ग, सूची 2 में उसके विषय हैं, तो उसी को मिलाना है। नीचे आपको एक कोट दिखाई दे रहा है, तो उस कोट के हिसाब से आपको जवाब देना है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लाख किया जाए तो विकल्प डी आप देख पा रहे हैं 1 और 2 चतुर्थ प्रथम सर्ग की बात करते हैं ना, चिंता। चतुर्थ सर्ग की बात करते हैं 4 काम, छठा छी लज्जा और 11वां 1-1 में संघर्ष होता है। तो बिल्कुल 2-1 और 4-3 विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 94 कि टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी कृति है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। टॉलस्टॉय और साइकिल जो है ना केदारनाथ सिंह की है। तो टॉलस्टॉय और साइकिल केदारनाथ सिंह की है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 95 बहुत बहुत ज़्यादा लिया दिया बहुत बहुत कम, मर गए देश अरे जीवित रह गए तुम पंक्ति किसकी है? आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 95। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लाख किया जाए, मुक्त बोध इज राइट आंसर, है ना। बहुत बहुत ज़्यादा बहुत बहुत कम लेते हैं तो मुक्ति का बोध होता है, तो मुक्ति बोध माने मुक्ति बोध। ठीक है, प्रश्न क्या 96 के निम्न में से असंगत विकल्प का चयन करें। अब इसमें कौन सा विकल्प है जो कि असंगत है? प्रश्न संख्या 96 का जवाब आपको देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प डी को लाख किया जाए। रामनाथ त्रिपाठी की रोटी और बेटी नहीं है, बल्कि यहाँ पर नरेश मेहता की जो कृति है वो रोटी और बेटी है, तो यही असंगत था, इसी का चयन आपको करना था। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया बिल्कुल सही जवाब। अब बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही, निश्चित रूप से आपसे बधाई के पात्र है। प्रश्न संख्या 97 सीन नंबर 57 किसका उपन्यास है? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प को लाख किया जाए। विकल्प राही मौसम रजा इज राइट आंसर, है ना। सीन देखेंगे ना 57 सीन कहाँ से? राही से। राह में अगर आप टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं तो आपको सीन दिखाई देगी। ठीक है, 57 सीन राही से। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 98 कि रफ रफ मेल कहानी संग्रह किसका है? और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि अब्दुल बिस्मिल्लाह, विकल्प डी इज राइट आंसर, है ना। रफ रफ मेल अब्दुल बिस्मिल्लाह, रफ रफ मेल अब्दुल बिस्मिल्लाह ध्यान में रख लीजिएगा। तो संख्या 99 है कि साधना के पथ पर आत्मकथा किसकी है? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि साधना के पथ पर वही जाएगा जिसको हरि भाएगा। तो हरि भाए, हरि भाऊ उपाध्याय ध्यान में रख लीजिएगा कि साधना के पथ पर वही जाएगा जिसको हरि भाएगा। हरि भाई माने हरि भाऊ उपाध्याय को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 100 है कि समय के पाँव रेखा चित्र किसका है? तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि समय के पाँव जो है ना माखन खाने के लिए होते हैं। माखन खाने का मतलब माखन लाल चतुर्वेदी को ध्यान में रख लीजिएगा और इसे ऐसे ही कंठस्थ कर लीजिएगा। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से एक नए प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं, अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।